हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटो एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल एसआई नई भर्ती 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट 3 को कंप्लीट करने वाले हैं। और आज की सेशन से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है, तो आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा अपने सोनम मैम के साथ। और अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, ऑटो एग्जाम्स को बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए आज की प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी म्यांमार के साथ भारत की उत्तर पूर्वी राज्य पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह हो जाती है आपकी पटकाई पहाड़ी। और पटकाई पहाड़ी की बात करें तो इसकी 3 प्रमुख श्रृंखला हो जाती हैं। कौन कौन सी? एक तो पटकाई बूम, दूसरी आपकी खासी गारो जयंतिया श्रृंखला और तीसरी आपकी लुसाई पहाड़ी। यह 3 इसकी प्रमुख श्रृंखलाएं हो जाती हैं। और यह पटकाई पहाड़ी किन राज्यों में फैली हुई है? तो यह आपके भारत के नागालैंड, मणिपुर और मेघालय और मिजोरम राज्यों में फैली हुई है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए क्या पार करना पड़ता है? तो कन्याकुमारी से कोलंबो जाने के लिए आपको पार करना पड़ेगा क्या? पाक जलडमरू मध्य, या फिर आप बोल सकते हैं पाक जल संधि। पाक जलडमरू मध्य को ही पाक जल संधि भी कहा जाता है, याद रखिएगा। यह आपका पार करना पड़ेगा। वहीं जो आपका पाक जलडमरू मध्य है, यह भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका के उत्तरी प्रांत जाफना को जोड़ती है। और यह जल संधि पाक की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से हो जाता है आपको सूखा रोग यानी रिकेट्स। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर। वहीं अगर बात करें कि विटामिन जो डी है इसे क्या कहा जाता है? इसे कैल्सीफेरॉल कहा जाता है। और विटामिन डी मिलता कहाँ से है? तो यह सूर्य की प्रकाश और मछली की यकृत में पाया जाता है और मिल्क में भी पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। बात करेंगे यह जो आपका विटामिन डी है यह शरीर में नहीं बनता है, इसे बाहर से लेना पड़ता है। यहाँ पे देखेंगे तो जो इसे आपको विटामिन डी को ही सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है, याद रखिएगा। यहाँ पे दिया गया आपका विटामिन सी की बात की, तो विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। और बेरी बेरी रोग की बात की, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग हो जाता है। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यह सभी बातें आपको याद रखनी है विटामिन से संबंधित। विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंक नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि किस पर्वतीय श्रेणी को ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर कि काराकोरम श्रेणी। जो काराकोरम श्रेणी है इसे ऊपरी एशिया की रीढ़ के रूप में जाना जाता है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, याद रखनी है। यहाँ पे बी क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित स्थानों में से गदर आंदोलन कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा, यह हुआ था आपके अमेरिका के अंदर, USA। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि संविधान सभा की मसौदा समिति, यानी हम जिसे प्रारूप समिति या फिर पांडुलेखन समिति कहते हैं, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसी को 3 नामों से जाना जाता है, याद रखिएगा। मसौदा समिति, प्रारूप समिति या फिर आपका पांडुलेखन समिति। तो संविधान सभा की यह मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पे हम बात करें कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, तो VN राव इसके संवैधानिक सलाहकार थे। सच्चिदानंद सिन्हा की बात करें तो यह संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। वहीं भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो यह थे आपके गणेश वासुदेव मालवंकर। राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो यह राष्ट्रीय ध्वज तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे और यह आपके संविधान सभा के अस्थायी सदस्य भी बने थे, अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। इतनी बातें समझ में आई? चलिए आगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किए गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 42वां संविधान संशोधन 1976 में आपके उद्देशिका, जिसे हम प्रस्तावना यानी प्रियम्बल कहते हैं, इसमें आपके 3 शब्द को जोड़ा गया था। समाजवाद, पथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था, यह आपको याद रखना है। वहीं अगर बात करें यह आपका जो प्रियम्बल है, ठीक है, यह जो है आपके इसको क्या कहा जाता है? इसे संविधान सभा के कुंजी कहा जाता है, यानी संविधान निर्माताओं की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है
बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो बुद्ध चरित्र के लेखक हो जाते हैं कौन? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अश्वघोष। ऑप्शन बी द राइट आंसर। वहीं अगर बात करें जो बाणभट्ट है, इन्होंने किसकी रचना की है? तो बाणभट्ट जो है इन्होंने कादम्बरी और हर्षचरित पुस्तक की लेखक किए हैं, यानी इसकी रचना किए हैं। बाणभट्ट ने हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। कौन थे बाणभट्ट? तो बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ठीक है। और इन्होंने आपके कादम्बरी और हर्षचरित की रचना की थी, याद रखना है आप सभी को। महाविभाष्य भाष्य सूत्र के लेखक वसुमित्र थे, और वहीं मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक की रचना की है, ठीक है, याद रखिएगा। ये सभी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसलिए आपको बताया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किस शहर को बोला जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। वहीं उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है, ठीक है। और अगर बात करें भारत का मैनचेस्टर, तो भारत का मैनचेस्टर आपका एक ही है, कौन सा? तो यह हो जाता है अहमदाबाद। अहमदाबाद आपका भारत का मैनचेस्टर है। वहीं अगर बात करें कि जो आपका, अगर यहाँ पे पूछा जाए कि जापान का मैनचेस्टर क्या है, तो जापान के मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ओसाका को। जापान में स्थित जो ओसाका शहर है उसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है, जिस प्रकार भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। इसे भी याद रखिएगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह आपकी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, यानी अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में यह स्थित हो जाता है आपका महात्मा गांधी समुद्री उद्यान, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यह मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। मेहरगढ़ की बात करें तो यह आपके वर्तमान में बलूचिस्तान में पड़ता है, यानी पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, ठीक है। और मेहरगढ़ से और क्या प्राप्त हुए थे आपके? यह तो व्यवस्थित कृषि के प्राचीनतम प्रमाण भी मिले थे, और यहीं से आपके जो औजार थे, औजार की प्राप्ति हुई थी, और इसके साथ ही आपके यहाँ पे जानवरों की हड्डी को भी देखा गया था, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो आप जो आपकी भारतीय इकोनॉमी है, इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था, वह कैसी अर्थव्यवस्था है? तो याद रखिएगा यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा विकासशील, ठीक है। विकासशील आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? तो भूटान के साथ किसकी सीमा नहीं लगती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। मेघालय की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है, बाकी सबकी सीमा लगती है यहाँ पे सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश की। भूटान की बात करें तो भूटान जिसे क्या क्या कहा जाता है? इसे लैंड ऑफ थंडर बोल्ट कहा जाता है, और इसकी जो फ्लैग है इसमें आपके ड्रैगन छपा हुआ है, ठीक है। भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू, और मुद्रा हो जाता है नगल ट्रम्प। चलिए आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका 1873, यानी 1873 में इसकी आपकी स्थापना की गई थी। और यह सत्यशोधक समाज की स्थापना की बात करें तो किसने की थी? तो याद रखिएगा यहाँ पे सत्यशोधक समाज की जो स्थापना किए थे वह किए थे आपके, यहाँ पे राइट आंसर किसका? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 1873। और सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किए थे? तो ज्योतिबा फूले ने किए थे। और ज्योतिबा फूले की एक पुस्तक हो जाती है गुलामगिरी, इसे भी याद रखिएगा। यहाँ पे देखा जाए कुछ और समाज जैसे स्थापना किए गए थे, जैसे कि ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करें, यह 1828 में किए गए थे राजा राम मोहन राय के द्वारा, जिन्हें हम पुनर्जागरण के पिता के रूप में जानते हैं। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था 1866 में, जिसे देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किया गया था 1866 में केशव चंद्र सेन के द्वारा। वहीं जो आपकी प्रार्थना समाज है, इसकी स्थापना 1867 में आत्मा राम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। और आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई थी। यह कुछ आपके इंपॉर्टेंट समाज जो आपके स्थापित किए गए थे उनको यहाँ पे आपका टेबल के माध्यम से बताया गया है, तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप कहीं न कहीं नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपका चल रहा है आज का सेशन, तो आप लोग इसे पूरा कवर करिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आपको सच में वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है और अपने सोनम मैम की मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? ठीक है, कौन सा युग्म गलत सुमेलित है वह आपको बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कौन सा?
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कुंवर सिंह की बात करें या बिहार से, और लक्ष्मीबाई की बात करें झांसी से, लेकिन नाना साहब से जो वह आपके अवध से ना होके कहाँ से थे, तो यह याद रखिएगा, जो नाना साहब थे यह कानपुर से थे, ठीक है, आपके अवध से नहीं थे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे युग्म गलत पूछा गया, तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि कोरोनाकी किस देश की राजधानी है। तो कोरोनाकी की बात करें तो यह आपके किस देश की राजधानी हो जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा गिन्नी गणराज्य, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गिन्नी गणराज्य की राजधानी कोरोनाकी हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो किसान दिवस की बात की, यह 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती के रूप में किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो कि आपके जो चौधरी चरण सिंह हैं इन्होंने किसानों को काफ़ी महत्व दिया, इसलिए अपनी जयंती के रूप में या किसान दिवस के रूप में सेलिब्रेट कराते थे, ठीक है। तो किसान दिवस आपका 23 दिसंबर को मनाया जाता है। 24 मार्च को बात करें तो यहाँ पे टीबी दिवस मनाया जाता है आपका, और 10 दिसंबर को आपका मानवाधिकार दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता का अधिकार विनियमित करने की शक्ति देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्टिकल 11 यानी अनुच्छेद 11 देता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि भारत के राष्ट्रपति के पास आपातकालीन अधिकार हैं। कहाँ के आपके आपातकालीन अधिकार कितने प्रकार से हैं, तो भारत के राष्ट्रपति के पास आपातकालीन के अधिकार 3 प्रकार के हैं, ठीक है। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। यहाँ पे बात करें तो राष्ट्रीय आपातकाल 352 में है, और राष्ट्रपति शासन 356 में है, और 360 में आपका वित्तीय आपातकाल है, ठीक है। यह तो 2 बार आपके यह राष्ट्रपति जो आपके राष्ट्रीय आपातकाल है और राष्ट्रपति शासन यह तो लग चुका है भारत में, जो वित्तीय आपातकाल है वह अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है, ठीक है, याद रखिएगा। और यह तीनों आपातकालीन की शक्तियां किस देश से ली गई हैं भारतीय संविधान में, तो जर्मनी के संविधान से यहाँ पे जोड़ा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि शाहनामा के रचनाकार कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे शाहनामा को किसने लिखा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपके फिरदौसी के द्वारा यह शाहनामा लिखा गया है। अलबरूनी ने क्या लिखा था, किताब अल हिंद जो है आपके अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रभावित है। तो राइट आंसर हो जाएगा जो एशिया की आपकी नदी है वह हो जाती है साल्वेनी, यह आपकी दक्षिण की ओर प्रभावित होती है, ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। तो राइट आंसर हो जाएगा यह भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रोअर है, और भाला फेंक यानी आपका जो नीरज चोपड़ा है यह हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं, और इन्हें गोल्डन बॉय के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने क्या लाया था, आपके भारत के लिए गोल्ड लाया था आपके भाला फेंक में। और वहीं अगर बात करें कि जो भाला फेंक दिवस मनाया जाता है वह कब मनाया जाता है, तो 7 अगस्त को आपका प्रतिवर्ष भाला फेंक दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि अष्टप्रधान नामक मंत्री परिषद थी। तो जो आपके अष्टप्रधान नाम की जो मंत्री परिषद थी वह किसके शासन में थी, किसके प्रशासन में, तो याद रखिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा अष्टप्रधान आपके मराठा प्रशासन में देखने को मिलते थे मंत्री परिषद, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है खगोलीय पिंडों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो जो खगोलीय पिंड होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा आपका खगोलीय विज्ञान कहा जाएगा, आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका है कि आकाश नीला क्यों दिखता है। तो आकाश नीला इसलिए दिखता है क्योंकि आपका प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आपका आकाश नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा जो विकास का सिद्धांत है, विकास का, चलिए यहाँ पे देखा जाएगा विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यह दिया गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका
उरु जो कि कहा जाता है आपके जांग को, और जांग में आपकी जो फीमर हड्डी होती है वह सबसे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। तो यह उरु और जांग आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है कि मानव डिंब में गुणसूत्रों की संख्या होती है, तो मानव डिंब में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 46 होती है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है रुधिर परिसंचरण की व्याख्या किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा रुधिर परिसंचरण की जो व्याख्या की गई थी वह की गई थी विलियम हार्वे के द्वारा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से गुर्दा का कार्य है, तो गुर्दा का कार्य क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन, प्रतिरक्षी तत्वों का उत्पादन हो जाता है यहाँ पे राइट आंसर। यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपका होगा कि अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना, यह आपके जो आपका गुर्दा होता है यानी किडनी का यह कार्य होता है कि जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उन्हें बाहर निकालना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी बेस्ट कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।